नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तर्कम सौंदर्यन के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 23वें चैप्टर जो है पुनर्जन्म, उसके बारे में आगे हम आज विस्तृत जानकारी लेंगे। तो लेखक यहाँ पे लिखते हैं, द ग्रेट टीचर्स का ये कहना है कि हमें अगर जो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना चाह रहे हैं, जिन लोगों को आकाशिक, हमने पिछले प्रकरण में जाना था आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने के बारे में क्या ख्याल था उनका, तो वो लिख रहे हैं जिन लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना चाहते हैं उसके मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या क्या है? आपको एक हेवी डिसिप्लिन से गुजरना होगा और कम से कम आपको 10 साल तक शाकाहारी होना चाहिए ताकि आप इससे बिना फंसे वो सूक्ष्म तल पर काम कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो डिस्टॉर्टेड इमेजेस ही हमें मिलती है, हम फंस जाते हैं सूक्ष्म तल में। तो वहाँ पे नहीं फंसने के लिए हमें शाकाहारी होना होगा मिनिमम 10 ईयर्स तक, और हेवी डिसिप्लिन के अंदर से हमें गुजरना होगा। लोगों को ये गलतफहमी है कि जब वो भावनाओं को महसूस करते हैं तो या अनुभव करते हैं तो उनको लगता है कि वो एस्ट्रल प्लेन पर काम कर रहे हैं, पर ये ऐसा नहीं है। एस्ट्रल प्लेन फिज़िकल प्लेन की तरह ही एक प्लेन है, मतलब बिल्कुल उसी की तरह ही। वहाँ आपके भौतिक प्लेन के चेतना को सचेत रूप से खुद को अलग करते हुए आपको उस प्लेन में जाना होगा। मतलब आप जब प्रवेश करेंगे सूक्ष्म तल में, आप अपने फिज़िकल प्लेन को सचेत रूप में कॉन्शियसली आपको खुद को अलग करना होगा और वहाँ आप पूरी तरह से जागे हुए होंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कोई सपना देख रहे हैं और सपने देखने के समय भी आपको पता है कि आप सपना देख रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये पहला संकेत है कि आप एस्ट्रल प्लेन पे जागृत हो रहे हैं। दूसरा संकेत ये है कि आप अपने सपने को बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझते हैं। ये थोड़ा और हम जब जागेंगे सूक्ष्म तल में तब हम ये कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेखक ने यहाँ पे दिया है, मान लीजिए एक जानवर एक वाइल्ड एनिमल आप पे हमला कर रहा है, लेकिन अब इमीडिएटली तो डर का जो फीलिंग आना चाहिए, पर लेकिन आपका क्या हो रहा है, इमीडिएटली यू रिमेंबर कि डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप तो एक सपना ही देख रहे हैं। तो वो जानबूझकर आप उस सपने को आप जानबूझकर बदल पाएंगे, वो जानवर को कुछ और अच्छे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपको सूक्ष्म तल पे आप काम कर रहे हैं। सूक्ष्म तल पे जागरण के लिए 5 डिग्री का या चरण होता है, मतलब 5 स्टेप्स दिए हैं। सूक्ष्म दुनिया में आपके कल्पना, आपके इच्छा जीवन, आपके आकांक्षाओं और भावनाओं का निर्माण है। मतलब हमारे जो भी इमेजिनेशंस हैं, हमारी विल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, हमारी जो भी थॉट है, वो उसी का ही रिफ्लेक्शन है हमारा सूक्ष्म तल। जिस क्षण आप इसको बदल सकते हैं आप पूरी तरह जागृत हो सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, थॉट को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम सोच बदल पा रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर हम उस सिचुएशन में भी बदल पाए तो आपकी जो आपका चेतना का एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप जागृत हो रहे हैं। और जागृति की तीसरी डिग्री क्या है? जब आप सपना नहीं देखते हैं, आप उससे जानते हैं कि ये सूक्ष्म तल क्या है, और यदि आप कुछ सपना देख रहे हैं तो आप उसे देखते हैं जैसे आपके सामने मिटा दे, ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी देखा और उसको मिटा दिया, तो एग्जैक्टली वो स्टेज में होता है। आप अनुभव करते हैं कि जो जीवन वास्तव में इट्स अ काइंड ऑफ इल्यूजन जो क्रिएट कर रही है आपके सामने, वो आप उसको नियंत्रण करने में सक्षम है। मतलब आप उस जीवन को अनुभव किस तरह का ले रहे हैं? यू आर एक्सपीरियंसिंग द ड्रीम लाइक अ लाइफ ऑफ हेलुसिनेशन, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो 4th स्टेज की अवेकनिंग तब होती है, कब? जब आप एस्ट्रल प्लेन में मतलब अंदर जाते हैं और वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए आप एस्ट्रल प्लेन में हैं और आप वहाँ पे एक फ्रेंड के साथ बैठे हैं, तो वो फ्रेंड को आप देख पा रहे हैं कि वो फ्रेंड क्या कर रहा है। एंड व्हेन यू रिटर्न, आप जब वापस आते हैं, आपने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड की है, तब आप दोस्त को फ़ोन करते हैं और आप पता करते हैं कि उस समय पर वो क्या कर रहा था। तो अगर
वो जो आपने जो देखा उसके साथ वो मेल खा रहा है, मतलब आपको उसका सच्चाई पता चल जाता है कि मतलब आपने जो देखा था वो सच था या गलत था। अगर आपने जैसे चीज़ों को जैसा है वैसा देख पा रहे हैं तो आपकी 4th डिग्री इनिशिएशन हुई है। नहीं हो रहा है तो मतलब आपका ये अवेकनिंग हुआ ही नहीं है। और 5वें चरण का अवेकनिंग कैसा होता है, वो सूक्ष्म शरीर के जैसे वहाँ पे हमारी जो एस्ट्रल बॉडी की ग्रेजुएशन हो जाती है। तो अगर हम वहाँ से एक बार ग्रेजुएट हो गए तो हम कभी भी एस्ट्रल वर्ल्ड में फंसते ही नहीं, मतलब हम वापस एंटर भी नहीं करते हैं। आपकी जो कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी है वो जो एस्ट्रल वर्ल्ड के स्पीयर के वाइब्रेशन के मतलब आपको कभी अट्रैक्ट भी नहीं करेगी। यू विल सरपास इट, बाईपास इट, आप बाईपास करके उसको निकल जाएंगे। अंटिल ये लेवल जब तक हमारे पास रीच ना हो, वी कैन नॉट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट एक्यूरेटली। हमारा जो हम अगर इस तरह से जो भी आकस्मिक रिकॉर्ड को पढ़ना चाह रहे हैं या फिर हम जैसा जानना चाह रहे हैं, अगर ये हमारे पास नहीं आ रहा है ये डिटेल्स, हम अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो हम सही तरह से ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। अब लेखक लिख रहे हैं हमारे ग्रह का इसमें एक महान कानून है हमारे ग्रह में जो चल रहा है। वो क्या कानून है दोस्तों? ज़िंदगी और मौत का। मतलब भले ही आप चाहें या ना चाहें, आपको जीवन लेना होगा और फिर आपको मरना होगा, फिर दोबारा से आपको जीना होगा और फिर मरना होगा। आपका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेखक याद करते हैं कि मैंने अपनी माँ से कई बार कहा था मैं यहाँ पे आना भी नहीं चाहता, लेकिन उनकी माँ ने उनको बोला ठीक है, आप इसको भले ही तुम पसंद ना करो आना जाने के जो प्रोसेस को, पर आप यहीं हो, आपको रहना ही है। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हो यहाँ पे आने के बाद, आप ये भी कह सकते हो कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन आपको मरना ही होगा। ये जीवन और मृत्यु पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये एक ग्रेट फोर्सफुल इम्पोजिशन के अंदर अधीन हम आते हैं। ये एक फोर्सफुल इम्पोजिशन है, हमें लाइफ एंड डेथ के चक्र में जाना ही होता है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो खुद को यूनिवर्स की अलग इकाई के तरह मौजूद नहीं होता। मतलब जब उसकी डेथ हो जाती है वो अलग एक सेपरेट यूनिट नहीं बनता है यूनिवर्स में। मतलब हमने जन्म लिया है तो हमारे साथ हमारी जो सेल्स है, मान लीजिए जो बॉडी हाथ के सेल्स है, आँखों के सेल्स है, नाक के सेल्स है, कान के सेल्स है, सब हमारे साथ जन्म होते हैं। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे कि भले ही पद्मजा पैदा हो रही हो, मैं उसके आँख को जन्म नहीं होना है, या फिर नाक के सेल्स बोले नहीं मुझे इनके साथ जन्म ही नहीं लेना। ऐसा नहीं होता है। ये एक इकाई एक कंप्लीट लाइफ के तरह ही हम जन्म लेते हैं। एग्जैक्टली ग्रेटर लाइफ में भी हमारा वही स्थिति है। ग्रेटर लाइफ पहले भी कोई चैप्टर में हमने ये बात की थी। जो ग्रेटर लाइफ है, जो यूनिवर्स का, टोटल यूनिवर्स का जब जन्म होता है, उस समय हो सकता है हम वो टोटल यूनिवर्स का एक आँख हो या पलकें हो या एक कान हो या फिर एक कोई सेल हो। करेक्ट, हमने एक बार बात की थी इस बारे में, आई बिलीव 12th चैप्टर में। तो जब हम इस तरह के ग्रेटर लाइफ में जब हम पैदा होते हैं तब हमारा भी एक रोल होता है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पे अभी पैदा नहीं होना चाहता हूँ। तो ग्रेटर लाइफ में जब भी हम इस तरह का जन्म लेते हैं, हम उसके साथ जन्म लेंगे ही। मतलब जो हमारा एक ग्रेटर लाइफ जब इनकारनेशन होता है उसके साथ हम जन्म लेते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस में हम भी कुछ ना कुछ किसी तरह का हिस्सा हैं। ये आइडिया को थोड़ा फर्दर लेके, सोलर सिस्टम एक ग्रेट बीइंग है। मान लीजिए एक ग्रह जो डिफरेंट पार्ट्स है मान लीजिए, और वहाँ पे एक सोलर सिस्टम की पैदाइश हो रही है। तो प्लैनेट मस्ट बी बॉर्न, lives of the planet must be born, human beings must be born, and the cells making the human being also be born, right? मतलब हम सब बंधे हुए हैं। मतलब एक सोलर सिस्टम हो रहा है तो एक ग्रह होना है, ग्रह हो रहा है मतलब उसमें भी प्लैनेट, उसमें भी लाइफ्स पैदा होनी चाहिए। लाइफ पैदा हो रहा है तो ह्यूमंस भी पैदा होने चाहिए, और ह्यूमंस पैदा हो रहे हैं मतलब उसके ह्यूमन के मेकिंग जो सेल होते हैं वो सब पैदा होने ही होंगे। मतलब हमें ग्रेटर प्रोसेस के तहत भी हम आते हैं।
या इसको हम वी आर ऑल बाउंड टुगेदर, मतलब उसकी उंगलियां और नाक अलग अवतार लेने जाएंगे ऐसा नहीं होता है, हम एक साथ ही लेते हैं। अगर हम इसे ब्रॉडर स्केल में देखें तो हम एक डिवाइन इनकारनेशन का हो सकता है, नाक, कान, उंगलियां या हथेली कुछ भी हो सकते हैं हम, तो उस हिसाब से हमारी जन्म होती है। ये एक प्राचीन जो नेचुरल लॉ जिसको कहा गया है, जिसमें ये एक नेचुरल लॉ है कि जो होल एग्जिस्टेंस, मतलब जो भी हमारे सामने इस समय जो होल एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व है वो जन्म के और मृत्यु के प्रोसेस में ही बंधा हुआ है। एंड दिस इज़ ब्यूटिफुली एक्सप्लेन इन सीक्रेट डॉक्ट्रिन, जिसमें मैडम ब्लेवस्की ने उसको डिस्क्राइब किया है, जैसा कि एक प्रोसेस का इन ब्रीदिंग या आउट ब्रीदिंग होता है। मतलब कोई एक ग्रेट एग्जिस्टेंस है, मान लीजिए जो मैडम ब्लेवस्की ने बताया है, कोई ग्रेट एग्जिस्टेंस है जो एक्सेल करता है तो क्रिएशन कम्स इनटू बीइंग, और जब वो सांस लेता है ऑल दैट डिसअपियर्स, मतलब वो इन ब्रेथ में उसके अंदर चला जाता है तो वो पूरी सृष्टि गायब हो जाती है। एजलेस विजडम में इस कानून को क्या कहा गया है दोस्तों? प्रलय और मानवांतरों का कानून कहा गया है। जब प्रलय होता है, कोई जहाँ पे एक डुअलिटी है, मतलब शुरू हुआ है तो नष्ट होता ही है, तो उसी तरह का जो प्रोसेस अगर जिस तरह से होता है तो उसको प्रलय का प्रोसेस कहा जाता है। जब एक होल ह्यूमैनिटी, होल एक ग्रह इस तरह का चला जाता है सिचुएशन, मतलब नष्ट और नया क्रिएशन, दिस इज़ द आइडियली ऐसे ही चलता है। केवल लेखक लिख रहे हैं केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि ग्रह, सौरमंडल और संपूर्ण ब्रह्मांड भी इन महान महासागर की लहरें की तरह है। एक मान लीजिए एक लहर है, उस लहर में एक समंदर है, तो उसमें कितनी लहरें हैं कोई क्या जान सकता है? कोई कंफर्म कर सकता है कितने करोड़ों अरबों बार ये लहरें उठी हैं उस समंदर में? एग्जैक्टली उसी तरह ही ये जो ग्रेट एग्जिस्टेंस जो बताया है हमारे अस्तित्व में, ये कितनी बार आया है और कितनी बार बार गायब हुआ है, मतलब दैट इज़ अनकाउंटेबल टाइम्स। उसके बारे में कोई किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं बता पाएंगे हम। मैडम ब्लेवस्की का कहना है कि 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो एक साथ चलते हैं। क्या वो है? कर्म जो कानून, पुनर्जन्म का जो कानून है, लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन, फिर कॉज एंड इफेक्ट का कानून, और एक इंसान का सेप्टेनरी कॉन्स्टिट्यूशन, या 7 तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो क्या है दोस्तों? वो सेप्टेनरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक आभा है, एक सूक्ष्म शरीर और अन्य शरीर है। हम जानते हैं दोस्तों 7 बॉडीज़ हमारे पास हैं, 7 बॉडीज़, तो उसके बारे में वो लिखते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद वैज्ञानिकों ने इस विचार पर एक हंसी मजाक कर रहे थे कि ये लोगों का मतिभ्रम हो चुका है, मनुष्य के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कह रहे थे। तभी विज्ञान ने एक चुंबकीय क्षेत्र की खोज की, और उस चुंबक को देखने के बाद उनको पता लगा कि चुंबक के आसपास भी एक ऊर्जा है, एक अदृश्य क्षेत्र है जो दिखता नहीं है बट एक एनर्जी फील्ड है। और इसी बिंदु तक वो विकसित हुआ तब हमारे पास किर्लियन फोटोग्राफी है, जिसमें वो मानव शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड को दर्शाती है। और वो एनर्जी फील्ड दोस्तों कुछ भी नहीं, हमारा ऑरा है। वो ऑरा हमारे किर्लियन फोटोग्राफी में हमारा ऑरा का फोटोग्राफ ले सकते हैं, उसमें समझ में आता है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि ये 15 इंचों तक फैला हुआ है, कई बार हमारा जो ऑरा है 15 इंचेस तक फैला है। और अगर कोई एडवांस महान लोग मिले, कोई उन्नत महान लोग मिले, तो उनके आभा मंडल करीब 3 मीलों तक भी फैली हो सकती है। तो इस तरह का ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हमें बता रहे हैं। सोचिए कितना ज्ञान मिल रहा है हमें। विज्ञान सिर्फ इतना खोज करने में सक्षम है कि एक ऑरा है, किसी दिन उसको पता चलेगा कि भौतिक शरीर ऑरा का छाया है, मतलब हमारा जो फिज़िकल बॉडी है हमारी ऑरा के वजह से हमारी फिज़िकल बॉडी है, ना कि आज हम लोग जैसा सोच रहे हैं कि फ़िज़िकल बॉडी के वजह से ऑरा है। नहीं, हमारा जो मेंटल स्टेट है, हमारा ऑरा को कौन कन्वर्ट करता है, हमने पहले भी बात की थी फर्स्ट चैप्टर में। तो ऑरा ही हमारी फिज़िकल बॉडी को मैनिफेस्ट करती है। और हमारे पास ये सूक्ष्म शरीर का प्रमाण भी है। हमें वैज्ञानिक रूप से मनुष्य भावनात्मक शरीर को खोज कर रहे हैं,
और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में इस अस्तित्व को पहले अस्वीकार करते थे, लेकिन अभी कुछ मनोचिकित्सकों के पास ऐसे डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स हैं जो कुछ लोगों के बारे में है जिन्होंने वो हिस्से को याद किया है, जैसे कि वो अपने माता पिता के गर्भ में जब थे तब क्या हो रहा था। वो ये चीज़ को वो कैसे याद कर सकते हैं अगर कोई मेंटल बॉडी नहीं है, कोई इमोशनल बॉडी नहीं है, अगर जैसा साइंस क्लेम करती है, तो ये फिर उनको कैसा याद रख सकता है। हमारे महाभारत में ही एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, देख लीजिए दोस्तों। जब सुभद्रा जी के कोख में अभिमन्यु को वो चक्रव्यूह का ज्ञान मिला था, चक्रव्यूह भेद करने का ज्ञान मिला था, अगर वो उस समय उनका मेंटल बॉडी नहीं था, उनका तो फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ ही नहीं था तभी उस समय, तो उनको किस तरह से उसका ज्ञान मिला है। तो नेचुरली कुछ तो है, राइट फ्रेंड्स। तो इसी चीज़ को ही आगे बता रहे, भौतिक मस्तिष्क के परे कुछ होना चाहिए जिसमें जैसे हमारे भावनाओं से भी परे। इसीलिए विज्ञान सूक्ष्म और मानसिक इकाइयों के अस्तित्व को विचार को छूने लगा है। मतलब अभी साइंस इज़ जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिस फील्ड्स, अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। कुछ भी अंतर्निहित शरीर के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक व्यक्ति है वो अगर शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, बहुत ऊर्जा से एक ब्लूप्रिंट है, वैसा बना है, तो हमें ये सवाल उठता है कि उसका गौरव या जो ग्लोरी उसको कहाँ से मिल रही। कुछ इंटरनल कुछ तो है, राइट, उसी में से ही आ रही है। ये विचार कि भौतिक शरीर एकमात्र अस्तित्व है जो लुप्त होने जा रहा है। वैज्ञानिक अलग अलग लेवल्स को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आदमी मौजूद हो, अनुभव इकट्ठे करता है और इस अनुभव को वो रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए वाहन के रूप में उपयोग करता है। मतलब हमने जो क्रिएटिविटी बात की थी पिछले चैप्टर में, वहाँ पे हम जो यहाँ पे हम पैदा होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस लेते हैं, हम खुद को प्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं, और जो एक्सपीरियंसेस हम इकट्ठे करते हैं उनको जाके असिमुलेट करते हैं एंड हाई फील्ड में, देन वी कम बैक अगेन टू दिस इनकार्नेशन। क्या करते हैं उस समय हमारी क्रिएटिविटी की फील्ड बढ़ती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले चैप्टर में नेक्स्ट बातें करेंगे। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।